Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by J. Malik. I am JB Malik before you. Today, our chapter is Quick Revision for Exam Point of View. देखिए 14 वीडियोस इंडियन स्टैम्प एक्ट पर मैं पोस्ट कर चुका हूं और ये 15 में मैंने कंसोलिडेटेड करके क्विक रिवीजन टोटल जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं इंडियन स्टैम्प एक्ट के उनको डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 ये 1 जुलाई 1899 को से ये इफेक्टिव है। और सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टैम्प क्या है। व्हाट इज स्टैम्प? स्टैम्प क्या है? एनी सील मार्क और एंडोर्समेंट by which सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट authorized a person to deliver these stamps। तो स्टैम्प क्या है? एनी शील, कोई मार्क है, एंडोर्समेंट है। ये एडहेसिव स्टैम्प भी हो सकती हैं और एम्बोस्ड या प्रिंटेड भी हो सकती हैं और आजकल ई स्टैम्प्स का युग है। तो ये है स्टैम्प। फिर स्टैम्प ड्यूटी क्या है? स्टैम्प ड्यूटी इज ए टैक्स। Stamp duty is a tax which is levied on instruments पर लगता है टैक्स which is levied on instrument, not on ट्रांजैक्शंस पर नहीं लगता। मैंने पीछे बताया था कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। ए ने सपोज बी को सेल किया हाउस, बी ने ये 40 लाख में, बी ने 40 लाख ए को दे दिए, लेकिन कोई सेल डीड नहीं बनी। तो ये डॉक्यूमेंट तो नहीं है, ना ट्रांजैक्शन है, लेकिन ट्रांजैक्शन तो ये मानी जाएगी, लेकिन इंस्ट्रूमेंट नहीं बना, तो इस पर टैक्स नहीं है। तो हमने क्या लर्न किया कि स्टैम्प ड्यूटी इज ए टैक्स विच इज लेविड ऑन इंस्ट्रूमेंट पर लगता है। इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ये देखिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन इन पर बनते हैं और एग्जाम में कई बार आते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट, ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 214 सब सेक्शन में बताया गया है। इंस्ट्रूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट से पहले राइट एंड लायबिलिटी इज क्रिएटेड, उसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। वेयर राइट एंड लायबिलिटी इज क्रिएटेड, ट्रांसफर, एक्सटिंग्विश राइट, और किसी का राइट बनता है, किसी का एसेट बनेगी। तो मेन क्या है? सेक्शन 214 ये बताता है कि राइट एंड लायबिलिटी अराइजेज होती है। एक की जैसे सेल डीड है, एक का जो राइट बनेगा, दूसरे की लायबिलिटी, एक ने पैसा देना, एक ने एसेट लेनी है। तो राइट एंड लायबिलिटी इज क्रिएटेड, वो इंस्ट्रूमेंट है। और जब उस पर स्टैंपिंग लग जाएगी, एग्जीक्यूशन और स्टैंपिंग हो जाएगी, तो वो इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। तो सेक्शन 1 क्या करता है? देखिए, इंडियन सेक्शन 1 में हम शॉर्ट टाइटल देखते हैं कि उसका टाइटल क्या है और कब से वो शुरू हुआ। तो ये कमेंसमेंट हो गया, ये सेक्शन 1। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं। अब हम सेक्शन 3 करेंगे। सेक्शन 3 में देखिए कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है,
सेक्शन 3, 4, 5, 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस। तो हमने ये सेक्शन ध्यान से करने हैं, वैसे मैं करा चुका हूं, लेकिन फिर भी सेक्शन 3 क्या कहता है, आइए सेक्शन 3 को क्लियरली करते हैं डील। इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल सेक्शन भी इसको बोलते हैं। तो एग्जीक्यूटेड इन इंडिया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट इंडिया में एग्जीक्यूट हो और आउटसाइड इंडिया लेकिन प्रॉपर्टी इंडिया में हो, दो। तीसरा बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, ये है इन पर इंस्ट्रूमेंट, ये हैं जिन पर स्टैंप ड्यूटी चार्जेबल है। अब एग्जेम्प्टेड कौन कौन से हैं, देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट बाय इंस्ट्रूमेंट या इन फेवर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ना इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट हो तो वहां पर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती है। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूटेड एंड सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट आउटसाइड इंडिया हुआ है और वो सेटल हो गया तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सारा काम बाहर हुआ तो वो एग्जेम्प्ट है। और वेसल्स और शिप की इनकी सेल है, ट्रांसफर है, डिस्पोजिशन है, और डेवलपर्स और SCZ, इन केसेस में स्टैंप ड्यूटी एग्जेम्प्ट है क्योंकि इनका सेपरेट एक्ट है। और तो ये चीजें हैं, तो एग्जेम्प्ट में गवर्नमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूटेड एंड सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, और वेसल्स और शिप, सेल, ट्रांसफर, डिस्पोजिशन, डेवलपर्स और SCZ, इन पर एग्जेम्प्ट है। तो सेक्शन 3 डील करता है कि किस पर स्टैंप ड्यूटी लगनी चाहिए, वो मैंने बता दिया। कोई भी डॉक्यूमेंट इंडिया में एग्जीक्यूट हुआ या बाहर हुआ तो प्रॉपर्टी इन इंडिया होनी चाहिए, और बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, ये 3 पे स्टैंप ड्यूटी लगेगी और ये एग्जेम्प्ट है। अब सेक्शन 4 क्या कहता है, सेल, मॉर्गेज और सेटलमेंट केसेस पे ही लगता है। इसमें क्या है, सिंगल ट्रांजैक्शन, देखिए सिंगल ट्रांजैक्शन है, ये रहा सिंगल ट्रांजैक्शन एंड सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स। सेवरल ट्रांजैक्शन एक है, उसको कंप्लीट करने के लिए सेवरल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, तो उस केस में स्टैंप ड्यूटी किस पर लगेगी। सेक्शन 4 क्या कहता है कि सेक्शन 4 में सपोज एक ए है और एक बी है, तो ए ने बी को प्रॉपर्टी सेल करनी है, लेकिन एक तीसरा व्यक्ति है कजन, उसको पावर टू सेल, तो इसकी कंसेंट जरूरी है। तो यहां पर क्या है, कजन की कंसेंट जरूरी है, तो यहां पर 2 चीजें बनी, एक तो सेल डीड और एक कंसेंट डीड, दूसरी कंसेंट डीड। तो इसमें क्या करेंगे, तो इस पर सेल डीड पर जो मेन है, इस पर ये प्रिंसिपल कंसीडरेशन है, तो इस पर फुल लगेगा, फुल स्टैंप ड्यूटी फुल, और जो नेक्स्ट पे है उस पे ₹1 से काम चल जाएगा। तो ये था सेक्शन 4 में कि सिंगल ट्रांजैक्शन एंड सेवरल इंस्ट्रूमेंट एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी सेल हाउस है सपोज, इसको बेचने के लिए उसने 2 इंस्ट्रूमेंट बनाने पड़े। तो इस केस में जो मेन है सेल, उस पर तो फुल स्टैंप ड्यूटी, बाकी पर ₹1 से काम चल जाएगा। ये था सेक्शन 4। अब सेक्शन 5 क्या कहता है, देखिए सेक्शन 5 में क्या है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस बट मेड सिंगल इंस्ट्रूमेंट। मल्टीपल ट्रांजैक्शन काफी थी लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया, तो यहां पर सरकार क्या करेगी, स्टैंप ड्यूटी एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ ड्यूटी दोनों पर लेगी, क्योंकि यहां पर आप सिंगल नहीं बना सकते। सिंगल एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए तो बना सकते थे, जैसे स्केल उसमें था, लेकिन यहां पर नहीं बना सकते, क्योंकि देखिए
मान लिया डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो, और सपोज 3 कंपनी है जिसमें 3 पार्टनर हैं, तो इनकी कुछ एसेट्स होंगी और कुछ लायबिलिटी भी हैं। तो एसेट्स तो ये गेन कर लेंगे, तो लेकिन जो लायबिलिटी पे करनी है वो थ्रू बॉन्ड करते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर 2 चीजें हैं, एक तो डिजोल्यूशन डीड बनेगी और दूसरी बनेगी बॉन्ड। तो 2 चीजें बनी और एक इसमें ट्रांजैक्शन बनाएंगे। तो इस केस में फिर हम क्या करेंगे, इस स्टैंप ड्यूटी जो सेक्शन 5 में है दोनों पर लगेगी, ये सेक्शन 5 बताता है। मेन क्या है, डिस्टिंक्ट मैटर है इसमें, इसलिए ये सेक्शन 5 का ये वीडियो भी बनाया था। तो ये क्लियर हो गया कि अगर आप सेक्शन 5 में एक बार रिपीट करते हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन मल्टीपल है, बट सिंगल इंस्ट्रूमेंट बना दिया तो एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ ड्यूटी लगेगी। सेक्शन 6 मल्टीपल डिस्क्रिशन इंस्ट्रूमेंट, ऐसे डिस्क्रिशन जहां कंफ्यूज है कि किस पर लगे। 1 इंस्ट्रूमेंट फॉल्स अंडर 2 हेड्स, एक इंस्ट्रूमेंट है 2 हेड्स में जाता है, तो हाईएस्ट ऑफ ड्यूटी लगेगी जो उन दोनों में हाईएस्ट होगा। जैसे सपोज एक फार्मर है, मैंने फार्मर का एग्जाम दिया था, पहले एग्जाम्पल दिया था। फार्मर है और ये उसकी क्रॉप है और ये शुगर मिल है, ये शुगर मिल। तो इसमें क्या है कि फार्मर अप्रोच करता है शुगर मिल से कि मेरी क्रॉप्स पर के लिए मुझे एडवांस चाहिए। एडवांस इसलिए चाहिए कि मैंने क्रॉप्स उगानी है, लेकिन मैं ये कंडीशन लगाता हूं, ये कॉन्टेक्ट करता हूं आपसे कि मैं फसल आपको ही बेचूंगा। तो ऐसे केस में 2 हेड लगता है कि 2 हेड बन गए, लेकिन उस केस में हम स्टैंप ड्यूटी क्या लगाएंगे, 1:1, हाईएस्ट जो उन दोनों में होगी। 2 यहाँ क्या बनेंगे, देखिए नंबर 6 में क्या है, एक तो सेल ऑफ क्रॉप है, सेल ऑफ क्रॉप, और एक हाइपोथिकेशन, क्योंकि उस हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप। तो 2 लगते हैं लेकिन काम एक ही है। तो यहां पर दोनों में जिसकी हाईएस्ट होगी वो उस पर स्टैंप ड्यूटी लगेगी। तो ये क्या है, यहां पर 2 हेड बने, सेल और क्रॉप, हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप। तो सेल और हाइपोथिकेशन 2 डीड बनी, लेकिन काम एक ही है, क्योंकि उसने क्रॉप यहां शुगर मिल में देनी है और एडवांस भी लेना है। तो ये चीजें हैं, हाइपोथिकेशन या मॉर्गेज जो भी होगा। तो ये 6 में क्या कहता है, अगर मल्टीपल डिस्क्रिशन इंस्ट्रूमेंट है तो कंफ्यूजन है कि तो 1 इंस्ट्रूमेंट फॉल अंडर 2 हेड, 2 हेड में गया, तो हाईएस्ट जो इनमें जो हाईएस्ट होगी वो ड्यूटी इन पर लग जाएगी। तो ये सेक्शन 6 है। अब आगे नेक्स्ट चलिए, आगे बढ़िए। सेक्शन 9 क्या कहता है, पावर ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टू रिड्यूस रेमिट कंपाउंड प्रोस्पेक्ट और रिट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, वो कम कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, कंपाउंड कर सकते हैं, बैकडेट से भी और फ्यूचर के लिए भी। तो ये सेक्शन 9 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डील्स करता है। मोड ऑफ स्टैंपिंग क्या है, एज पर शेड्यूल 1 एडहेसिव, इम्प्रेस्ड और ई स्टैंप, ये 3 ही तरह की स्टैंप हैं। तो ये मोड है, मोड ऑफ स्टैंपिंग। अब सेक्शन 11 यूज ऑफ एडहेसिव स्टैंप, बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोविजन नोट आउटसाइड, तो एनी नोटेरियल एक्ट हो, ये कहा यूज होते हैं। फिजिकल ट्रांसफर ऑफ कंपनी शेयर है, वकालतनामा एटसेट्रा एज पर शेड्यूल 1, तो ये वहां यूज होती हैं। तो यूज ऑफ एडहेसिव स्टैंप क्या है, और फिजिकल ट्रांसफर ऑफ कंपनी शेयर का करना हो। फिर
कैंसिलेशन ऑफ एडेसिव स्टैम्प्स, कैंसिलेशन ऑफ एडेसिव स्टैम्प्स, हाउ एंड व्हेन, कब कैंसिलेशन करना है। देखिए ये आपका स्टैम्प पेपर है और ये स्टैम्प पेपर है, तो इसको आपने कैंसिल करना है। कैंसिल आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 लाइन कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट इट मे नॉट बी यूज अगेन, ताकि दोबारा यूज ना हो। और कब करें, जब आप एट द टाइम ऑफ स्टैंपिंग और एग्जीक्यूशन, जब एग्जीक्यूशन है उसी टाइम आपको करना है, बाद में नहीं। तो ये है कैंसिलेशन ऑफ एडेसिव स्टैम्प, नहीं तो उसको ड्यूली स्टैम्प्ड नहीं माना जाता है। तो अब सेक्शन 13 इम्प्रेस्ड है प्रिंटेड स्टैम्प्स, हाउ टू बी रिटन, ये कैसे लिखनी है। जैसे ये प्रिंटेड है और यहाँ तक तो ये प्रिंटिंग है, तो इसको बिल्कुल साथ से लिखना है ताकि ये दोबारा अगेन यूज ना हो। तो ये था ओनली वन इंस्ट्रूमेंट टू बी ऑन सेम स्टैम्प पेपर, एक स्टैम्प पेपर के ऊपर आप एक इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, 10 इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकते हैं। तो अब सेक्शन 15 क्या कहता है, इफ एनी इंस्ट्रूमेंट रिटन कॉन्ट्रेरी टू सेक्शन 13-14, अगर सेक्शन 13 एंड 14 को फॉलो नहीं किया तो इट विल बी डीम्ड एज अनस्टैम्प्ड, इसको अनस्टैम्प्ड माना जाएगा। अब सेक्शन 17, 18, 19 ये बताता है टाइमिंग ऑफ स्टैम्प पेपर, कब टाइमिंग, इसका क्या टाइमिंग होना चाहिए स्टैम्प पेपर का। तो सेक्शन 17 एग्जीक्यूटेड इन इंडिया, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट इंडिया में एग्जीक्यूट होता है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, बाद में नहीं, या तो पहले या एग्जीक्यूशन के समय इसको स्टैंपिंग होना जरूरी है। सेक्शन 18 क्या कहता है, इंस्ट्रूमेंट अदर देन बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट, इनको छोड़कर अगर एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ इंडिया और बट प्रॉपर्टी इन इंडिया, इंडिया में प्रॉपर्टी है तो उसमें क्या करना, विद इन 3 मंथ आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, रिटर्निंग में भारत में आने के 3 महीने के अंतर्गत उसकी स्टैंपिंग होनी है। और सेक्शन 19 अभी देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोविजन एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, यहां पर ये 2 चीजें ये है अदर देन बिल ऑफ एक्सचेंज, और इसको छोड़कर यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोविजन नोट को इंक्लूड किया है। तो इनको बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोविजन नोट एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर ये हुए हैं, तो फर्स्ट होल्डर, जो फर्स्ट होल्डर है इन इंडिया ऑफ इंडिया ऑफ एनी बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोविजन नोट बिफोर ही, इसको कब करना, बिफोर ही प्रेजेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट और एंडोर्सेस ट्रांसफर्स और अदरवाइज नेगोशिएट इन इंडिया, प्रोवाइडेड सेक्शन 12 का फॉलो किया हो। सेक्शन 12 क्या है, वो एडेसिव स्टैंप को एडहेयर करना होता है, उसको कैंसिल, प्रॉपरली कैंसिल करना है, ड्यूली स्टैंप बनाना है। तो नहीं तो उस पर क्या होगा, उस अगर इसको फॉलो नहीं किया जाता तो उस पर पेनल्टी और केस भी फाइल किया जा सकता है और बाउंड भी किया जा सकता है इंस्ट्रूमेंट को। तो ये 3 चीजें हैं टाइमिंग ऑफ स्टैंप पेपर्स। अब सेक्शन 20 कन्वर्जन ऑफ अमाउंट expressed in foreign currency, for example $1 is equal to ₹80, तो वहां पर जितने वहां से डॉलर आए हैं उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके उस पर स्टैंपिंग लग जाएगी। इफेक्ट ऑफ स्टेटमेंट ये क्या है, एज पर देयर सेटलमेंट कवरिंग सर्कल रेट, यहां पर मैंने पहले भी बताया था कि अगर उन्होंने सेटल कर लिया, चाहे एवरेज बेस पे किया हो या एक्सचेंज रेट पे किया है, तो जो उन्होंने सेटलमेंट किया है और वो सर्कल रेट को कवर करता है तो वो अमाउंट पर ही स्टैंप ड्यूटी लगेगी, क्योंकि सर्कल रेट एक्चुअल रेट से कम होता है लेकिन वो कवर होना जरूरी होता है। मान लिया कोई 15 लाख की कोई प्रॉपर्टी है और वो 10 लाख सर्कल रेट है, तो कम से कम
सर्कल रेट कवर होना चाहिए, तो जो रजिस्ट्री होगी वो 10 लाख की होगी। 5 लाख ये 2 नंबर में जाता है, ये हम सभी को जानकारी है। लेकिन इंडियन स्टैंप एक्ट के मुताबिक सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, उसको 10 लाख पर स्टैंप ड्यूटी मिल गई। तो ये हो गया। इंस्ट्रूमेंट रिजर्विंग इंटरेस्ट, ये रिजर्विंग, इस वर्ड को ध्यान रखें कि स्टैंप ड्यूटी ओनली ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट पे नहीं। अगर लोन के केस है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, मान लिया किसी ने 5 लाख रुपीज 5 लाख का लोन है और उस पर साल भर इंटरेस्ट भी है रुपीज 10,000 सपोज, तो स्टैंप ड्यूटी ओनली ऑन कंसिडरेशन अमाउंट, दैट इज ये अमाउंट, इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड नहीं होता है। ये एग्जाम में आता है। ये कब होता है? जब सेल ऑफ प्रॉपर्टी है, जो मैं आगे बताऊंगा। अब नेक्स्ट, ये रिजर्विंग इंटरेस्ट, मतलब ये इंटरेस्ट को छोड़कर, हाउ ट्रांसफर इन कंसिडरेशन ऑफ डेट और सब्जेक्ट टू फेलियर पेमेंट एक्सेट्रा टू बी चार्ज स्टैंप ड्यूटी ऑन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। या सेक्शन 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि ए ने बी को सेल की प्रॉपर्टी सपोज 70, नहीं सॉरी, ए ने बी को लोन दिया, ए ग्रांट्स लोन टू बी रुपीज सपोज 60 लाख 60 लाख लोन दिया। कुछ समय बाद बी ने अप्रोच किया कि मैं इस लोन को अदा नहीं कर सकता, आई कांट रिपे, आप मेरी प्रॉपर्टी, मेरा जो हाउस मॉर्गेज है उसको ही मैं सेल करता हूं। तो इसने मकान ही इसको दे दिया, तो और हाउस जो सेल किया उसकी कॉस्ट सपोज है 90 लाख, लेकिन कुछ समय बाद देखा कि इंटरेस्ट भी इस पर लग गया और इंटरेस्ट रुपीज 5 लाख। तो अब ये स्टैंप ड्यूटी कितने पे लगेगी? देखिए, तो अब है जो कंसिडरेशन अमाउंट है 90 लाख और रुपीज 10 लाख, तो ये 100 लाख रुपीज। लेकिन स्टैंप ड्यूटी 60 पर दे चुके हैं, 60 ऑलरेडी पेड 60, तो 40 पे इस पर रिबेट मिल जाएगी, रिबेट, और नेट 40 लाख पर स्टैंप ड्यूटी लगेगी। ये था सेक्शन 24, हाउ ट्रांसफर इन कंसिडरेशन ऑफ डेट। जब डेट का केस है और वो उसको फेलियर हो जाता है, उसको पे नहीं कर पाता, बल्कि उसको पूरी उस मकान को या जो प्रॉपर्टी है उसको सेल कर देता है, तो उस केस में स्टैंप ड्यूटी कैसे लगेगी? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और जिस पर स्टैंप ड्यूटी ऑलरेडी पे की है उस पर रिबेट मिल जाएगा। अब स्टैंप ड्यूटी ऑन एन्युटी, एन्युटी क्या होती है? एन्युटी जो है, एनुअल से एन्युटी बना है। अगर देखिए, एन्युटी इफ डेफिनेट पीरियड है, फिक्स पीरियड है, तो जो भी पीरियड है उसको एन्युटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और उस पर स्टैंप ड्यूटी लग जाएगी। और इनडेफिनिट पीरियड 20 ईयर इस केस में है, इंडेफिनिट में, और एन्युटी से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा उस पर स्टैंप ड्यूटी। इफ फॉर लाइफ वर्ड है, ये भी इनडेफिनिट पीरियड है, पर लाइफ वर्ड यहाँ पर, लाइफ जो है वर्ड, इसको हम कैच करेंगे, तो यहाँ पर 12 ईयर्स है, यहाँ 20 ईयर्स है, इनटू एन्युटी। अब देखिए, हु इज टू पे स्टैंप ड्यूटी? स्टैंप ड्यूटी किसको पे करनी चाहिए? देखिए, म्यूचुअली, अगर म्यूचुअली डिसाइड होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो पे कर सकते हैं 50-50, 40-60, वॉट एवर भी। अदरवाइज सेक्शन 29 के मुताबिक, अब जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज ना, प्रोविजनरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो इसमें स्टैंप ड्यूटी मेकर या ड्रार। मॉर्गेज में मॉर्गेजी और मॉर्गेजर है, तो जो मॉर्गेजर है जिसने प्रॉपर्टी मॉर्गेज की और लोन लिया, वो पे करेगा ये। और लीज में, लीज लेसी और लेसर है, तो जो लेसर है जिसने प्रॉपर्टी लीज पर ली है, तो उसको पे करनी पड़ेगी। और
कन्वेंस डीड में देखो लीज में दो पार्टी बनी, लीज, लेसी और लेसर। तो इसमें लेसी और लेसर में जो करेगा वो मैं एक बार देख लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ कि उसमें लेसी देगा। सॉरी, यहाँ मेरे को डाउट था, क्योंकि लेसी, लेसर तो वो है जो प्रॉपर्टी को लीज पर देता है, तो यहाँ लेसी देगा। और कन्वेंस सेल डीड में ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, बायर जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है वो इसको देना पड़ेगा स्टैम्प ड्यूटी। पार्टीशन डीड में प्रोपोर्शनेटली एज पर एसेट्स दे रिसीव्ड, जितनी जिसको संपत्ति मिली उस हिसाब से देनी पड़ेगी। तो सेक्शन 29 इज वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज टू पे स्टैम्प ड्यूटी, या तो म्यूचुअली, अदरवाइज ये तरीका है। सेक्शन 31 एडजुडिकेशन एज टू स्टैम्प, इसका स्टैम्प का निर्णय कौन करे। तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि पहले देखिए ड्राफ्ट बनता है, फिर सेल डीड फाइनल तैयार होती है, तो कई बार पता नहीं होता कि स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगेगी। तो एक सिंपल एप्लीकेशन कलेक्टर को लिखेंगे, अप्लाई टू कलेक्टर, नॉमिनल फीस वो लेगा और वो सर्टिफिकेट देगा कि इतनी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। सेक्शन 30 एग्जामिनेशन एंड इंपाउंडिंग इंस्ट्रूमेंट इफ नॉट ड्यूली स्टैम्प, ड्यूली स्टैम्प नहीं है। देखो ड्यूली स्टैम्प में क्या होता है, ड्यूली स्टैम्प में वो चीज है, एक तो प्रॉपर वैल्यू और प्रॉपर मैनर, कैंसिलेशन एटसेट्रा, तो उसको ड्यूली स्टैम्प बोलते हैं। तो अगर ये कलेक्टर के पास टीम बैठी होती है, वो इंस्पेक्शन करती है, नहीं तो इंपाउंड कर सकती है, इंस्ट्रूमेंट को ही इंपाउंड कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट नॉट ड्यूली स्टैम्प इज इनएडमिसिबल इन एविडेंस। देखिए इंस्ट्रूमेंट ड्यूली स्टैम्प नहीं है तो उसको वो एज एविडेंस इन कोर्ट इनएडमिसिबल माने जाते हैं। तो वैलिड इफ 10 टाइम्स पेड, अगर इनसफिशिएंट फीस पे की है तो वैलिड माने जाएंगे, लेकिन वो 10 टाइम्स उसका पे करके आप उसको चुकता कर सकते हैं और वो वैलिड हो जाएगा। लेकिन क्रिमिनल केसेस में विदाउट स्टैम्प ड्यूटी वो वैलिड माना जाता है, क्योंकि क्रिमिनल केस में तो कई बार गन पॉइंट पे कहते हैं कि यहाँ साइन करिए, तो वो अपनी जान बचाएगा या स्टैम्प ड्यूटी पे करेगा। तो यहाँ पर कोर्ट क्या कहता है, अगर क्रिमिनल केस है तो विदाउट स्टैम्प ड्यूटी इंस्ट्रूमेंट इज एक्सेप्टेड एंड ट्रीटेड ड्यूली स्टैम्प्ड। अब एडमिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट वेयर नॉट टू बी क्वेश्चन वंस एडमिटेड, एक बार एक केस में अगर एक बार स्टैम्प ड्यूटी एक्सेप्ट होगी तो बाद में उसी केस के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो ये था इंस्ट्रूमेंट अनड्यूली स्टैम्प्ड बाय एक्सीडेंट, भूल से गलती से कोई स्टैम्प ड्यूटी कम दी गई तो उसको विद इन 1 ईयर कैन बी पेड 10 टाइम्स पे करके। सपोज 10,000 की स्टैम्प ड्यूटी थी और ये पे करनी थी और ये 4,000 की पे की, तो 6,000 का 10 गुना करके ये पे की जा सकती है और ये वैलिड मानी जाएगी, ये कहना चाहता है। ए पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ऑफेंस अगेंस्ट स्टैम्प लॉज, मुकदमा चलाया जा सकता है, सरकार उस पर मुकदमा चला सकती है अगर वो ऑफेंस करता है कोई भी व्यक्ति जान के। एक्सेस स्टैम्प ड्यूटी और पेनल्टी कैन बी रिफंड बाय CCRA। कई बार क्या होता है कि एक्सेस ड्यूटी या पेनल्टी अगर दे दी गई और इन जेन्युइन सर्कमस्टांसेस में, तो सरकार ये सेक्शन 45 के अनुसार उसकी वापसी हो सकती है 10% उसका डिडक्शन करके। तो अभी देखिए सेक्शन 51 to 54 ये क्या है, डील्स अलाउंस और रिफंड। इसमें क्या है, 51 नॉट रिक्वायर्ड और नॉट चार्जेबल, 52 और 53 में अगर स्पाइल्ड और नॉट इमीडिएट रिक्वायरमेंट है तो इन केसेस में जो है ना वो 10% डिडक्शन करके वापसी हो सकती है। अब सेक्शन 55 अलाउंसेज ऑन रिन्यूअल ऑफ सर्टेन डिबेंचर्स, ये क्या है सेक्शन 55। इसमें क्या है, एक XYZ कंपनी है और वो डिबेंचर इशू करती है, डिबेंचर्स इशू किए 10-10 के एक B को, तो ये कहता है
कि मुझे इनको कंसोलिडेट कर दो, एक मुझे 20 का 1 करो, तो यहां पर क्या है कि इस पर जो स्टैंप ड्यूटी बनती है तो वो पे करनी पड़ेगी, इसका रिफंड मिल जाएगा। अगर दूसरे केस में स्प्लिट में भी हो सकता है, जैसे कोई 100 का था, XYZ ने 100 डिबेंचर्स थे और उसको कहता है इसको स्प्लिट कर दो 10-10 के, ₹10 इस सोन, तो यहां पर इस पर जो स्टैंप ड्यूटी बनेगी वो पे करनी पड़ेगी और इस पर रिफंड मिल जाएगा। ये कहते हैं रिन्यूअल ऑफ डिबेंचर स्टैंप ड्यूटी। ये था सेक्शन 55। तो सेक्शन 55 अलाउंसेस ऑन रिन्यूअल ऑफ सर्टेन डिबेंचर्स। अब 62 में क्या है, क्रिमिनल ऑफेंसेस। क्रिमिनल ऑफेंसेस क्या होते हैं, देखो, इफ नोट पेड, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट पर स्टैंप ड्यूटी पे नहीं की तो वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। इफ इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड बिफोर पेइंग, स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करी और इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट कर दिया। और प्रोक्सीज केसेज, प्रोक्सी केसेज में मैंने क्या बताया था कि कोई आदमी दूसरी जगह वोट टू कास्ट वोट, राइट ट्रांसफर होता है, मैंने बताया था राइट और लायबिलिटी। तो यहाँ पर राइट ट्रांसफर हो गया, जैसे ए ने बी को कहा कि मेरी ए ने बी को, तो ये बी प्रोक्सी है, तो इसने स्टैंप ड्यूटी इस पर लगेगी और स्टैंप ड्यूटी अगर इस पर पे नहीं होती तो ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। अब ये था इंपॉर्टेंट सेक्शंस। इसके बाद मैं आपको एक ये बताता हूं कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ लीडिंग है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है, डिबेंचर, प्रोक्सी, रिसीट और लेटर ऑफ क्रेडिट। ये 9 चीजें यूनियन लिस्ट में है, उनकी पावर में है, इनका रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। और स्टेट लिस्ट में जितनी डीड हैं जो ऊपर नहीं आई एज पर शेड्यूल 1, तो जितनी गिफ्ट डीड है, गारंटी डीड है, पार्टीशन डीड है, सेल डीड है और एक्सचेंज डीड है, कन्वेंस डीड है, तो ये, और रेट ऑफ जो स्टैंप ड्यूटी है दैट इज वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो ये था टोटल इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। आई थिंक इट इज 100% clear. Even then, if there is any doubt, you can comment me इस वीडियो को, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी मेहनत की है, तो आप लोग कम से कम मेरी मेहनत जाया ना जाए तो इसको शेयर ज़रूर करें अपने जानकारों को जिसको इसकी ज़रूरत है, और इसको लाइक भी करें, जरूर करें। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।